No, sir. अच्छा, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोई बात नहीं, आज की क्लास में वैसे भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंप्लीट करना है, सो इट विल नॉट टेक टू लॉन्ग, है ना। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप लोग डिनर करके क्लास आया कीजिए, है ना। खाना वाना खा के आ जाइए, क्योंकि आप 10 बजे तक बैठते हो, थोड़ा लेट हो जाता है ना। तो वैसे तो आप लोग अपनी हेल्थ को भी खराब कर लेंगे। ट्राई करो कि बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें खाना खा लो। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लास्ट में इक्वेशंस वगैरह पढ़ ली थी हम लोगों ने, याद आ रहा है कुछ? अरे लास्ट क्लास कल ही तो थी ना, है ना। इक्वेशंस वगैरह हमने पढ़ ली थी। तो आज हमने क्या डिस्कस करना था, किसी को याद है आज का टॉपिक क्या होने वाला है? बताया था मैंने कल। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? चैट में भी लिख सकते हो। तो मुझे पता है आप लोगों को बोलने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे मतलब बात बात नहीं करते तुम लोग, है ना, वीआईपी लोग हो। थोड़ा चैट में लिख दो यार, क्या हो गया। आंसर तो करो। याद ही नहीं है तो वो अलग बात है कि भाई क्या पढ़ना है आज। नहीं याद किसी को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगला टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना था। पढ़ना था हमें, याद आ रहा है? कल बोला था मैंने। यस यस हाँ। Yes, हाँ, sir. तो लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। देन इट विल बी ओवर। अगली क्लास से, जो भी अगली क्लास होती है फिजिक्स की, वी विल स्टार्ट विद मॉडर्न फिजिक्स, है ना। तो ईएम वेव्स के पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना सारे। आज हम कुछ क्वेश्चन तो आज मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तुम लोगों को, और बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसका पूरा। ठीक है, पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके पहले अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको क्या है, थोड़ा डिस्कशन का टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज क्या है कि फिर नया चैप्टर चालू हो जाएगा, तो फिर उसका नोट्स रिवाइज करना, क्वेश्चन करना, ऐसे पाइल बनते जाते हैं ना, बैकलॉग बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन जरूर कर लेना आज आज या फिर कल कल में। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास। काफी कम बच्चे ज्वाइन किए हैं। ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। बताना मुझे आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। गुड इवनिंग प्रिया। इज माई स्क्रीन विजिबल बच्चों? यस सर Yes, यस sir. यस सर विजिबल है। ओके, बढ़िया। चालू करते हैं। ईएम वेव्स का लास्ट लेक्चर है आज। आज हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, रिवीजन करेंगे थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, है ना। उसके बाद स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी जो है वेव्स आती हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम। और देन इट विल बी ओवर एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस ऑन ईएम वेव्स, है ना। थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे, थोड़े दूसरे क्वेश्चंस हम ले लेंगे, है ना, मेंस वगैरह के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत, एक दो क्वेश्चन का। तो आज क्लास पूरा ईएम वेव्स के ऊपर है, बीच में नहीं छोड़ना है, इसको कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। चलो भाई, वेटेज की बात करने की जरूरत है नहीं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आपको छोटे से सिलेबस में काफी ज्यादा क्वेश्चन करके वेटेज मतलब कवर करके दे देता है, ठीक है। हाँ भाई, डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है किसी को? एनीबडी हैज एनी मेमोरी ऑफ इट? Yes, sir. बताओ क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। इक्वेशंस पढ़ी थी थोड़ी सी। सर, इक्वेशंस पढ़ी थी और एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, इक्वेशंस कौन कौन सी पढ़ी थी? जैसे हमने सी की वैल्यू पढ़ी, निकालना सीखा था, क्या होती है भाई, ई नॉट अपॉन बी नॉट, है ना। यस सर Yes, और क्या sir. होती है, 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी पढ़ा था, यस यस सर है Yes, ना। sir. और और क्या इक्वेशंस पढ़ी थी भाई?
बताओ पावर की, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पावर भी तो पढ़ा था, ई अपॉन सी, है ना। इसके अलावा यस इलेक्ट्रिक सर। मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ी थी। ठीक है, वो तो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है, वो तो खैर तुम जानते ही हो। उसके अलावा हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की याद है किसी को इक्वेशंस? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होती थी? Half epsilon naught E square. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए क्या एनर्जी डेंसिटी होती थी? पी B स्क्वायर square अपॉन टू, by 3. टू न्यू नॉट। बी स्क्वायर अपॉन टू न्यू नॉट। 2 म्यू नॉट। नो इश्यूज सना, गुड इवनिंग। थोड़ा ट्राई किया करो, जल्दी आ जाओ, है ना। हाँ भाई, ये कुछ इक्वेशंस थी जो हमने पढ़ी थी। इंटेंसिटी भी निकालना सिखाया था मैंने आपको, एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, है ना। क्या था भाई इसका फॉर्मूला? इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, यस सर। है ना। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों, पावर को आई अपॉन ए बी जैसे लिखते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग याद रखेंगे अगर, तो बेहतर होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी लाइफ में, है ना। वरना थोड़ा सा क्या है कि डिफिकल्ट हो जाता है चीजें। चलो भाई, मैक्सवेल की सारी इक्वेशंस हमने डिस्कस कर ली थी ना। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस जो जिनके बेसिस पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे, करी थी ना डिस्कस ये भी। क्या था पहला? तो Yes. गॉस, गॉस लॉ, है ना। यस सर। उसके बाद क्या बोला था कि भाई बी डॉट डी एल जो होता है क्लोज सरफेस के लिए, वो क्या होता है? जीरो। सही लिखा है क्या? Yes. Yes. यस सर। Yes, नहीं, sir. गलत लिखा है, यस सर। तुमको पकड़ने का यही तरीका है, कुछ चीज गलत लिखो फिर पूछो सही लिखा है क्या। सब पे यस सर बोल दो तुम लोग, सब पे। बी डॉट डी एल नहीं होता, बी डॉट डी ए होता है। अरे बी डॉट डी एल होता है क्या? नो सर। बेटा डी एल और डी ए सेम होते हैं क्या? ये सेम होते हैं क्या? नो सर। No, sir. मतलब ये एरिया होता है, ये लेंथ है ना। दोनों में डिफरेंस है ना, डायमेंशंस में डिफरेंस है ना दोनों के। यस सर। हाँ। Yes. थर्ड क्या बताया था? थर्ड क्या बताया था? फेराडे। अरे फेराडे, थर्ड यस वाला सर। क्या था? इक्वेशन बताओ, यस सर के, आई एम वेटिंग फॉर द इक्वेशन। भूल गए? Sir, integral of E dot dl is equals to minus change in electric flux upon radiation. चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Sir, d phi by dt. डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बी बाई डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है बेसिकली, राइट। ठीक है, ये था फेराडे ने जो कंट्रीब्यूट किया था, जिसको मैक्सवेल ने बोला कि भाई चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे फेराडे, क्योंकि फेराडे भी कर चुके थे वैसे तो। कंक्लूड, और लास्ट क्या था भाई? मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, राइट। अरे याद आ रहा है ना, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। Yes, sir. Yes, sir. बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या होता है? बी डॉट डी एल सही लिखा है? यस सर। Yes, sir. अब सही लिखा है। हाँ भाई, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू mu naught IC plus U ID. not U not I. ये आईडी क्या होता है इसमें? व्हाट इज आईडी? Displacement Sir, displacement डिस्प्लेसमेंट current. करंट। आईडी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आईडी? epsilon naught d phi by dt. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट याद है ना, सब क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। रिवीजन Yes, sir. इतना ही करते हैं, आगे चलते हैं। आई गेस क्वेश्चंस के थ्रू फिर थोड़ा और रिवाइज करेंगे चीजों को, है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकें। यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपका बल्ब रखा हुआ है, वहां से रेडिएशन आ रही है। आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की वैल्यू। आपका अज्यूम क्या करना है? दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5% एंड इट्स अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो ये आपको अज्यूम करते हुए चलना है एंड यू नीड टू कैलकुलेट दिस। कर पाओगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
देखो समझो, पॉइंट सोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोल रहा है कि रेडिएशन जो है वो लाइट की क्या होगी, बेसिकली सब डायरेक्शंस में जाएंगी यूनिफॉर्मली, सही बात है बेटा। पॉइंट सोर्स से जो यस सर। रेडिएशन जाती है वो सब डायरेक्शन में जाती है ना यूनिफॉर्मली, एम आई राइट? यस है ना? सर। तो जो एरिया कंसिडर करोगे तुम, वो पहली बात तो 4 पाई r² होने वाला है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं ना इसके, हाँ या ना? बोलो बेटा, हाँ या ना Yes, तो बोलो। yes, sir. हाँ, यस तो एक चीज तो बोलो। तो इंटेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया था, पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब तुमको जो 2.5% बोला हुआ है, ये बेसिकली तुम्हें क्या बताया जा रहा है, पावर का एस्पेक्ट ही तो बताया जा रहा है कि जो एफिशिएंसी है बल्ब की वो 2.5% है ना। एंड इट्स इज अ पॉइंट सोर्स, तो मतलब यानी कि एरिया आप क्या ले सकते हो, 4 पाई r² बेसिकली, ठीक है। और पावर कितनी है बल्ब की, 100 वॉट है, लेकिन 100 वॉट पूरा नहीं है एफिशिएंट। 100 वॉट 100% एफिशिएंट नहीं है, वो 2.5% ही एफिशिएंट है, ठीक है। तो तुमको उसको बेसिस पे इंटेंसिटी निकालनी है। अब जो इंटेंसिटी आ रही है उसके बारे में क्या बोल रहा है ये, कि आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इंटेंसिटी को जज करते हुए निकालो, इंटेंसिटी निकालना भी सिखाया था मैंने आप लोगों को, है ना। इंटेंसिटी अगर निकालना याद आ रहा है तो उसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब समझना है इसमें कुछ चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी ना बेटा, जो हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया था, फॉर्मूला याद है सबको या मैं एक बार बता दूं? यस सर। यस सर, क्या फॉर्मूला याद है या नहीं है? बेटा यस सर नो सर नहीं बोलना, फॉर्मूला बताना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन्ड है ना इसमें, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये अगर आप ओवरऑल ईएम वेव के लिए देखोगे तो ये हाफ इंटेंसिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। ये बात हमने कर ली थी क्या, कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है या इंटेंसिटी होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं ईएम वेव के लिए, ये बात कर ली थी हमने, यस सर। Yes, sir. है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यस जो कंट्रीब्यूशन देगा बेसिकली इस इंटेंसिटी में, वो हाफ होगा, यानी कि ये फॉर्मूला जो है वो I/2 है ना, दिस इज I/2, अगर हम इन जनरल पूरे रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। सो द वैल्यू वी आर गिवन इज दैट वी नीड टू फाइंड द इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी होगी, जो इंटेंसिटी होगी, आप जो आई निकालोगे बेसिकली, वो क्या होगी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो होगी नहीं बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट E²C। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वैसे क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²C, राइट? यस अरे, सर। है ना। Yes, लेकिन sir. लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ये आधा आधा देंगे ना दोनों, I/2 और I/2 देंगे, सही बात है, यस सर। ई एंड बी। तो हमने जो रेडिएशन की इंटेंसिटी निकाली, हम जो निकालेंगे इससे रेडिएशन की इंटेंसिटी, वो आएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट E²C, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि आधा आधा दे रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। अभी आपको मुझे निकाल के बताना पड़ेगा। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, ये जो एप्सिलॉन नॉट E²C की जो ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। आरएमएस वैल्यूज पता है ना सबको, ERMS BRMS, अरे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता है ना सबको क्या होती है? Yes, sir. यस सर। और शुड आई टेल द फॉर्मूला, नहीं याद है तो E0/√2 होती है ना, ERMS इक्वल्स टू E0/√2, यस सर। है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा बेसिकली रूट, आधा बोल रहा हूँ सॉरी, डिवाइड बाय √2 टाइम्स, है ना, ये होती है। तो आई गेस इन्फॉर्मेशन मैं आपको इनफ दे चुका हूं। नाउ ऑल यू नीड टू जस्ट पुट इट ऑल इन दिस वन प्लेस एंड यू नीड टू फाइंड मी द आंसर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस, है ना, टेक योर टाइम, बट मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। और ये सबके लिए वैलिड है, यानी कि हर बच्चे से पूछ सकता हूं मैं, कोई भी बच्चे से। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अभी पूछ लो,
इंटेंसिटी निकालने का तरीका बता दिया, पावर के थ्रू निकल जाएगा, एरिया के थ्रू निकल जाएगा। जो इंटेंसिटी आएगी वो पूरे रेडिएशन की आएगी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी की वैल्यू आएगी, है ना, राइट। तो उसकी हेल्प से आपको ई नॉट निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी है। चलो आंसर बता दो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। बेटा इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दूं क्या मैं, या याद है सबको? यस सर, याद है। सर याद है। किसी को अगर याद नहीं है तो बता दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू काम आएगी इसमें, है ना, अदरवाइज निकाल ही नहीं पाओगे ना आप लोग। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब करो, सॉल्व करो।
बेटा किसी का आंसर आया? अरे बच्चों आंसर आया क्या किसी का? सर कर रहे हैं। 4 4 किस चीज का आंसर आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ERMS की वैल्यू आई होगी। अच्छा तुमको उसमें दिक्कत आएगी अंडर रूट निकालने में। कैलकुलेटर वगैरह का यूज कर सकते हो आप, इसमें कोई इशू नहीं है अगर आपको नहीं आता है। सॉल्व करें क्या या फिर डिस्कस कर लें इसको? Yes, sir. 4.07, बाप रे काफी एक्यूरेट निकाला, नाइस। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो ऐसी सिचुएशंस में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई ERMS की वैल्यू निकालते हैं पहले तो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो इधर देखो सब लोग, अब सबसे पहले आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी? 100, इसका 2.5% निकालना पड़ेगा क्या बच्चों? डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है क्या? यस सर। ठीक है, आपको यहाँ पे बेसिकली पहले इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तब जाके निकलेगा ना आगे, वरना तो इंटेंसिटी के बिना तो आप कैसे निकालोगे आगे? यस राइट। सर। कितनी वैल्यू आ रही है इंटेंसिटी की? एरिया आपका हो जाएगा, ठीक है 4 पाई r स्क्वायर, हाँ ठीक है 0.22 आ रही है वैल्यू, मैं बता देता हूँ। ओके 0.022, सॉरी नॉट 22, है ना। और यूनिट क्या होगी इसकी? इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब इंटेंसिटी निकल चुकी है तो तुम इसको इक्वेट कर सकते हो किससे? एप्सिलॉन नॉट ERMS का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C। तो तुमको क्या चाहिए? ERMS की वैल्यू चाहिए, है ना। ERMS का होल यस स्क्वायर सर। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.22 डिवाइड में 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3 इंटू 10⁻8। यस सर। Yes, sir. इसका होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम हटाना चाहें स्क्वायर यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद, विच इज ऑब्वियसली यू विल बी नीडिंग अ कैलकुलेटर, 2.9 आ रही है वोल्ट पर मीटर। इज दिस राइट? ERMS इक्वल्स टू होता है E0/√2। तो E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.07 वोल्ट पर मीटर। क्या E0 की वैल्यू ये आई किसी की? बेटा हाँ ना तो बोलो। No, sir. कोई बात नहीं, समझ में आया कैसे आया? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो पीक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा आपका, क्योंकि साइनसोइडल है ना बेटा, वेव साइनसोइडल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो लाइट बीम है बेसिकली वो साइनसोइडल है। तो ERMS की वैल्यू तो आप लिखोगे नहीं, E0 की वैल्यू ही लिखोगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइट जो होगी वो हो जाएगी आपकी 4.07, है ना। अच्छा जो आप BRMS निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो आपकी आनी चाहिए ERMS/C। ये हमने डिस्कस भी किया था। याद आ रहे हैं फॉर्मूले पुराने जो पढ़े थे, है ना। क्या हो जाएगा ये? 2.9 इंटू 10⁻8, करेक्ट। कितना वैल्यू आएगा इसका? 9.6 इंटू 10⁻9 टेस्ला, राइट। अब इससे B0 की वैल्यू निकाल लोगे? अरे निकल यस जाएगी ना। सर। ठीक है, तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अगर, जैसे जनरली आएंगे नहीं, अगर आते हैं तो फिर आपको एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस निकालनी मतलब अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10⁻⁻ में सही कैलकुलेट करना, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू बाकी की बनेगी उसका रफ एस्टिमेट निकाल लेना, चलेगा वो, है ना। इतना ज्यादा डिफरेंस में ऑप्शंस नहीं देंगे वो जनरली आपको, क्योंकि मुझे पता है, उनको भी पता है ये बात कि आप इतना एक्यूरेटली अंडर रूट की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, है ना।
लेकिन आसपास निकालना है आपको, है ना, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करें, स्पेक्ट्रम स्टार्ट करें बच्चों। यस सर। यस सर। है ना, इधर ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हो चुका है, अब आपका सुनने का काम है ना, लिखने का काम खत्म हो चुका है, इधर देख लो अब। तो भाई मैक्सवेल ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रिडिक्शन की थी कि भाई कैसे एग्जिस्ट करती होगी, वो कैसे बताया था उन्होंने सब चीजें, ईएम वेव्स को डिफाइन किया उन्होंने, है ना, कि भाई कैसे बनती है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात चालू हुई थी ना बच्चों, तो उस टाइम पे केवल विजुअल लाइट को ही कंसिडर करते थे वो, क्योंकि और ज्यादा दूसरी रेज जो थी उसकी तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, जो दूसरी रेज दूसरी वेव्स थी उनकी तो डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो जो विजिबल लाइट वेव्स थी उनकी ही बात करते थे हम, जिनका कि स्पेक्ट्रम क्या था, फिक्स था। स्पेक्ट्रम समझ में आता है ना, रेंज। यस सर। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी कौन कौन सी और वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना, और उनका स्पेक्ट्रम क्या है, वो किस स्पेक्ट्रम में आती हैं, उनकी रेंज क्या होती है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसीज की उनकी बैंडविड्थ होती है, बेसिकली कौन सी फ्रीक्वेंसी में वो ऑपरेट करते हैं, है ना, या उनका यूज क्या होता है, कैसे हम उनको डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सब चीजें हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बहुत सारी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, किसी को एग्जांपल पता है? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या हुआ भाई, रेडियो वेव्स का नाम सुना है सबने, रेडियो वेव्स, यस सर। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड का नाम भी सुना होगा, है ना, फोन्स वगैरह में यूज होता है पहले, मोबाइल फोन्स में यूज यस होता है सर। पहले। विजिबल लाइट तो सबको पता ही है, पता है ना। अच्छा, इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, Yes. वेवलेंथ की टर्म्स में स्पेक्ट्रम क्या होता है इसका, विजिबल लाइट का 400 से अप्रोक्सीमेटली 700 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर। है ना, इस रेंज में लाई करती है ना विजिबल लाइट, पता है ना, तो सुना होगा, है ना। और फिर अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं, फिर एक्स रेज आ जाती हैं, है ना, फिर गामा रेज। तो सब देख पा रहे हैं ध्यान से कि कितनी ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव की, रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी ज्यादा दिख रहा है सब, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है सबको, फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है आगे जाते वक्त। अरे यस नोट सर। कर पा रहे हो आप गामा रेज तक जाते जाते कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। यस सर। इनका रफ यूजेस की बात करें तो वैसे तो हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी, है ना, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अगर हम लें पहले से, तो हम बात करेंगे कि कैसे आपकी रेडियो वेव्स यूज आती हैं। तो इट इज यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो एंड टेलीविजन, जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम भी है ना। रेडियो और टेलीविजन को जो सिग्नल्स होते हैं, है ना, उसमें रेडियो वेव्स यूज की जाती है। माइक्रोवेव्स का सबने नाम सुना है, माइक्रोवेव जो यूज होते हैं, है ना, फूड वगैरह को गर्म करने के लिए उसमें यूज किए जाते हैं ना। इसके अलावा रेडार, टेलीफोन और दूसरे सिग्नल्स में भी यूज किए जाते हैं माइक्रोवेव्स, इसके यूज आ जाते हैं कभी कभी। अब देखो नीट है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछता है, और तुम्हारे बोर्ड्स में तो आते ही हैं क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा देख के कि सर ये ऐसे थोड़ी पूछ लेगा कोई कि भाई कहाँ यूज आ रही है अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, लेकिन आ सकते हैं। ऑल्सो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुड ऑल्सो कम। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी जो वेव्स हैं उनका क्या काम है, यूज क्या है ना। विजिबल लाइट का सबको पता ही, इट मेक्स थिंग्स एबल टू सी, ये तो पता ही, सबसे कॉमन जो है पार्ट है स्पेक्ट्रम का। देन अल्ट्रावायलेट का नाम सुना है सबने, अल्ट्रावायलेट रेज, यस सर। है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सनलाइट का पार्ट होती है, एब्जॉर्ब बाय द स्किन, यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में अल्ट्रावायलेट यूज होती है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे इसको। देन अबाउट एक्सरे, एक्सरे का सबने नाम सुना है, मेडिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें यूज आता है यस ना, सर। इज यूज टू विव इनसाइड द बॉडीज, है ना, जनरली बोन्स वगैरह के लिए यूज होती हैं एक्सरेज, पता है ना सबको ये, है ना। Then there is gamma rays. Gamma rays are very strong. They are used in medicine for killing cancer cells. ठीक है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में गामा रेज को काम आता है। बहुत ही ज्यादा मतलब बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग रेज होती है गामा रेज। ठीक है, तो ये सब बेसिक आइडिया है हमारा, स्पेक्ट्रम में ये सारी वेव्स आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें थोड़ा सा विजिबल लाइट के बारे में, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 400 से 700 अप्रोक्सीमेटली 720 तक जाती है वैसे तो नैनोमीटर की रेंज में ये क्या होती है, फैली हुई होती है ना, ये स्पेक्ट्रम होता है इस विजिबल लाइट का, जिसमें कि 400 के अराउंड, 400 से 450 के अराउंड कौन सी होती है बच्चों, वॉयलेट, है ना। वॉयलेट कलर का जो वॉयलेट जो कलर होता है उसका कितना बैंडविड्थ होता है, 400 से 450 नैनोमीटर के अराउंड। ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ होती है।
और रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है सारे कलर्स में, यस सर। Yes, sir. ये तो पता है ना, प्रिज्म के टाइम पे भी पढ़ा था ये तो। Yes, sir. याद आ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना? ओके, तो ये सब चीजें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आगे दूसरी रेज के लिए भी, जो कि हम बात करेंगे कि एक्स रेज जो होती है उनका क्या रेंज होता है, अल्ट्रा वायलेट का क्या होता है ना? आप अभी तक फेमिलियर बेसिकली विजिबल लाइट से हो। उस टाइम पे भी जब मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताना चालू किया था और हम लोगों को पता चला था कि भाई ईएम वेव्स नाम की भी कोई चीज होती है, तब मेनली विजिबल लाइट के बारे में ही बात करते थे लोग। धीरे धीरे जो है डिस्कवरीज होने लगी है ना, पहले लोगों ने एग्जिस्टेंस को वो किया, आइडेंटिफाई किया कि एक्सरे या गामा रे नाम की भी कोई चीज होती है। देन रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये धीरे धीरे इन्वेंट हुई। तब लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है पूरे स्पेक्ट्रम में आती हैं, यानी कि और भी दूसरी वेव्स हैं। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं इसके बारे में, एग्जांपल्स अदर वेव्स पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक्सरे हो गई आपकी, है ना, यूवी रेज हो गई, रेडियो हो गई, इंफ्रारेड हो गई, ये अभी आपने जस्ट पढ़ाई है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स की। तो जो रेडियो वेव्स है वो बेसिकली प्रोड्यूस कैसे की जाती है उसकी बात करते हैं। तो ये प्रोड्यूस की जाती है चार्जेस को एक्सेलरेटेड मोशन में, जब आप स्टडी करते हो, जब आप बेसिकली चार्जेस को एक्सेलरेट करते हो, है ना, कंडक्टिंग वायर्स में। तो जो चार्जेस होते हैं आपके वो रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं, है ना। जब चार्जेस आपके एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे इन कंडक्टिंग वायर्स ऑफ कोर्स, तो ये क्या चीज एमिट करते हैं, रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। तो ये तरीका होता है इनको प्रोड्यूस करने का, है ना। ये बेसिकली रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होती है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। इनके फ्रीक्वेंसी जो रेंज है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। 500 से 1000, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज, ये इसकी किसकी रेंज हुई बेटा, फ्रीक्वेंसी की। किसकी रेंज है ये, फ्रीक्वेंसी। है ना। ऑल्सो द AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड इज फ्रॉम 530 टू 1710 किलोहर्ट्ज। अब ये जो आपका बैंड है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। मॉड्यूलेशंस होते हैं ना, जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो वेव्स होती है, बैंड होता है जो, उसका रेंज होता है आपका 530 से 1710। ठीक है, यूजेस इसके बात कर चुके हैं हम। बाकी और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड की अगर बात करें, दो तरह के होते हैं ना, जैसे हमने डिस्कस किया, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो गया, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड हो गया। तो एम्पलीट्यूड वाले का तो हो गया 530 से 1710, और फ्रीक्वेंसी वाले का हो गया 88 से 10 मेगा हर्ट्ज, है ना। ये किलो हर्ट्ज में, ये किलो हर्ट्ज में, ये मेगा हर्ट्ज में, है ना। डिफरेंस क्लियरली हम देख सकते हैं। सेलुलर फोन्स यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, UHF बैंड बोलते हैं इसको। और इस बैंड में जो आपके सेलुलर फोन है ना, ये भी क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं वॉइस कम्युनिकेशन की थ्रू। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बैंड में सेलुलर फोन्स जो है रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो आप क्या बताएंगे, UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, है ना, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि इनकी, है ना। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स का नाम सुनते ही सबको सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन याद आता है कि भाई माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है ये। तो इनका बेसिकली अगर आप इनको समझो कि माइक्रोवेव होती क्या है, तो एक शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव है एक तरह से। ये क्या है, ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। ठीक है, वो रेडियो वेव जिनका थोड़ा सा वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, कम है। ठीक है, ऑल्सो अगर हम इनकी बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो गीगाहर्ट्ज में रेंज होती है ना। और अगर हम यूजेस की बात करें तो ये माइक्रोवेव ओवंस वगैरह में यूज आती हैं, ये तो पढ़ा ही है आपने। इसके लिए हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की भी। अगर फ्रीक्वेंसी कोई पूछ ले माइक्रोवेव की, तो आप बताएंगे कि ये जो रेंज होती है इसकी वो किस में होती है, गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज समझते हैं सब लोग, गीगाहर्ट्ज समझते हैं ना सब लोग? No, sir. नहीं,
बेटा गीगा को आप कैसे लिखते हो? गीगाबाइट सुना है नाम? गीगाबाइट सुना है कभी? Yes, sir. है ना? Yes. अगर आपको कन्वर्जन करना हो गीगा हर्ट्ज का, किसमें? हर्ट्ज में, तो कैसे करोगे? पता है या नहीं पता है? नो सर। No. ठीक है, 10⁹ बोलते हैं बेसिकली। तो मेगा हर्ट्ज का भी नहीं पता होगा फिर तो तुम्हें। पूछो ना फिर ये चीजें यार। सर 10⁶। Say हाँ 10 to the power 6. ये तो हो गया मेगा का, और अगर गीगा की बात करें तो ये 10⁹ में चला जाता है। अब इसको नोट डाउन कर लो अगर नहीं पता था तो ये। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन यूजेस माइक्रोवेव्स टू कुक एंड रीहीट फूड। ये यूजेस आ गया इसका, क्योंकि यूज भी पूछ सकते हैं ना, यूज भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए। तो खैर वैसे बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ ऐसे अलग से याद करने की जरूरत तो है नहीं। दिस वर्क्स बिकॉज द माइक्रोवेव्स मेक द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फूड वाइब्रेट एंड गेट हॉट। कैसे वर्क करता है ये? कि ये एनर्जी, पूरा एनर्जी का गेम है। माइक्रोवेव में होता क्या है कि जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको वाइब्रेट कराता है आपका फूड, है ना? इन द फूड जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको वाइब्रेट किया जाता है और फिर वो हॉट होता है। ठीक है, उसकी गर्मी से आपका फूड भी फिर क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। तो ये माइक्रोवेव्स का काम है, जो ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करके हॉट बना रही है ना, वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशनल एनर्जी उसको प्रोवाइड करा रही है, ये कौन कराती है? माइक्रोवेव्स कराती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली माइक्रोवेव अवन का। इतना वैसे तुमसे कोई पूछने वाला है नहीं, बट फिर भी थोड़ा आपको बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए इन सब चीजों का, तो हम वो ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरे की। एक्सरे के बारे में हम क्या जानते हैं? एक्सरे के बारे में हम क्या जानते हैं? मेडिसिन में यूज होता है ना, डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज किया जाता है इसको। यस सही है, सर। Yes, sir. Yes. डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। ठीक है, तो ये तो हमारे यूज हो गया। अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई जो आपके एक्सरेज हैं उनका रेंज क्या होता है वेवलेंथ का, तो हम बोलेंगे कि 10⁻⁸ मीटर के अराउंड, 10 नैनोमीटर, मतलब 10 नैनोमीटर से आपका 10⁻⁴ नैनोमीटर की रेंज में होता है ये। ठीक है, अगर कोई मीटर्स में पूछ ले तो आप इसको मीटर में ही बता सकते हो। कितना हो जाएगा ये? 10⁻⁸ से 10⁻13 मीटर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हैं, तो इसमें बेसिकली हमें बस पढ़ना है ताकि याद रह जाए ये वेवलेंथ का रेंज है इसका। ठीक है, एक्सरे का ये ऐसा कुछ इमेज दिखता है हमें, ये तो आप फेमिलियर होंगे। कभी देखा है किसी ने एक्सरे रिपोर्ट देखी कभी? किसी की एक्सरे रिपोर्ट देखी कभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना, ऐसा लगता है कि तुम्हें मतलब ऐसे बोन्स डायरेक्ट दिख रही है ना, किसी के, यू कैन सी थ्रू पीपल, ऐसा लगता है ना? तो बेसिकली क्या होती है एक्सरेज, उनका काम यही होता है। एक्सरेज को बॉम्बार्ड किया जाता है, एक्सरेज को मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी पे, और वो आपको वो आपको क्या दे देती है? जो आपकी अंदर मतलब आपके जो बॉडी में जो बोन्स है ना, उनका आपको एक तरह से प्रोजेक्शन दे देती है। ठीक है, सो दैट इज हाउ एक्सरे इज यूज। अच्छा, जनरेट कैसे की जा सकती है एक्सरे? उसको आप जनरेट कर सकते हो टू बाय बॉम्बार्डिंग अ मेटल, है ना। एक टारगेट बनाओ, कोई भी एक टारगेट रखो, मेटल टारगेट, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को आप बॉम्बार्ड कर सकते हो, तो उससे आपकी एमिट हो जाएगी क्या? एक्सरे। बॉम्बार्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल। ठीक है, इससे आप क्या मतलब, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बस ये आप याद रखना कि इनकी एनर्जी बड़ी हाई होती है। ठीक है, इट इज द वे टू प्रोड्यूस एक्सरे। मेडिकल बेसिकली एस्पेक्ट में यूज होती है, मेडिसिन वगैरह में यूज होती है, इतना काफी है। और इफ यू कैन टॉक अबाउट मोर, तो एक्सरे जो है वो डैमेज भी करती है। बेसिकली एक्सरे जो होती है वो डिस्ट्रॉय भी करती है आपके लिविंग टिश्यूज को, है ना। एंड और मतलब इट कैन हार्म ऑल्सो।
ठीक है, ओवर एक्सपोजर इसका हार्म कर सकता है। सुना होगा ना आपने कभी कि एक्सरे को बहुत ही ढंग से डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए, यस सर। Yes, sir. तो ये बात भी आ सकता है। सिंस आप नीट का पेपर दे रहे हो ना बच्चों, तो उसमें ऐसी चीजें भी तो इन्वॉल्व हो सकती है ना जिसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व है, राइट? तो इट कैन डिस्ट्रॉय टिश्यूज एज वेल। तो आपको थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा इसको, कॉशियसली यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यूवी रेस की बात करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस। अब अल्ट्रा वायलेट रेस की अगर हम बात करें, तो हम सबसे पहले जब भी अल्ट्रा वायलेट सुनते हैं तो हमें सन की याद आती है कि भाई सन से निकलती है ना। और ये हमने सुना है कि मतलब सन तो सोर्स हो गया इसका, इसके अलावा हमने सुना है कि थोड़ा हमें कॉशियस रहना चाहिए, है ना, इट कुड हार्म ऑल्सो, ऐसा सुना है हम लोगों ने, राइट? ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता है अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में, है ना। लेकिन अल्ट्रावायलेट वायलेट रेडिएशन जो होती हैं, उनको हम और भी मतलब उसके एप्लीकेशंस देखते हैं हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें। जैसे यूवी लैंप्स भी आते हैं, ठीक है, जिनको की यूज किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए। पता है आपको ये? आपने कभी सुना हो तो, आपका जो ये होता है वाटर प्योरीफायर, सुना है कभी नाम? वाटर प्योरीफायर में भी यूज होती है Yes, sir. है ना। सोर्स तो क्या हो गया इसका? सन मोस्टली। ठीक है, तो आप अगर बात करो इसकी वेवलेंथ की रेंज की, तो ये आपकी होती है ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर से कम, 400 नैनोमीटर से सॉरी ऊपर, और 0.6 नैनोमीटर तक जाती है। यानी कि अगर आप मीटर्स में बात करें तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से रेंज, अगर हम इसकी लिखें, कोई पूछे हमसे, 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर ये जाती है आपकी 6 × 10⁻⁻10 मीटर तक। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। किस चीज की रेंज बता रहा हूं मैं? ये वेवलेंथ। वेवलेंथ की, Well, वेवलेंथ की। ठीक है, तो ये कुछ रेंजेस हैं, ये देखो याद, ऐसा नहीं कि मतलब याद नहीं हो सकती, हो जाएगी। अगर 2-3 बार कभी देख लिया, आ गया क्वेश्चन में, तो अपने आप याद हो जाती है ना। ऐसे कोई पूछता भी नहीं, इतना कुछ वो नहीं है कि पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन चांसेस है ना, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यूज करनी पड़ गई, तो इसलिए आपको बोलते हैं कि आपको है ना थोड़ा बहुत चीजें याद होनी चाहिए, है ना। और वो हो जाती हैं याद, अगर आप 4-5 बार आपकी आंखों के सामने से निकल जाए तो। ठीक है, ऑल्सो बात करें इस पे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? जैसे कि हाँ, सन से इसका सोर्स होता है, अल्ट्रा वायलेट रेस का जो सोर्स होता है सन होता है, तो ऐसा बोला जाता है ना कि ये हार्मफुल होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये बात हमको पता होनी चाहिए कि अधिकतर जो यूवी रेज है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है हमसे, हम तक आने से पहले? ओजोन लेयर। हाँ, ozone layer. मोस्ट ऑफ द यूवी रेज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ठीक है, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट हम पे होता नहीं उस चीज का, मतलब बेसिकली ओजोन लेयर हमें बचा लेता है काफी चीजों से, है ना। और हम बात करें अगर कहाँ पे यूज होती है, तो जैसे कि ग्लास गॉगल्स में, फेस मास्क में, है ना, ग्लास विंडोज में। ठीक है, इस सब का यूज किया जा सकता है इनसे बचने के लिए। और ठीक है, इतनी आ सकती है। और तो एप्लीकेशंस तो इसकी अगर आपसे पूछ लें कि एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आप बता सकते हो लेसिक। ठीक है, लेसिक का नाम सुना है, आई सर्जरी का? बेटा लेसिक का नाम सुना है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. इसका फुल फॉर्म बड़ा अजीब सा है यार, तुम लोग, वैसे तुम लोगों को तो मतलब याद हो जाती होंगी ये सब चीजें ना। इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, लेजर असिस्टेड इन, लेजर असिस्टेड इन C2। और इसका जो M का K का फुल फॉर्म होता है वो होता है केराटो मिल्यूसिस। कभी नाम सुना है क्या इसका? नो सर। ठीक है,
ये आई सर्जरी का पार्ट है। ठीक है, अगर हम मेनली बात करें, इतना अगर याद नहीं रहता है तो लेसिक पता है क्या होता है? तुमने कभी सुना है कि ऑपरेशन वगैरह से चश्मा हट जाता है? यस सर। तो यही है, जो सर्जरी होती है ना चश्मा हटाने के लिए, मतलब मैं तो थोड़ा बहुत ही ऐसे उसमें बोल रहा हूँ, लेमेन टर्म्स में बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाए उस इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो आई सर्जरी होती है ना, उसका मतलब वन ऑफ द पार्ट होता है, मतलब उसको नाम है ये लेसिक। तो जैसे तुम कभी डॉक्टर के पास जाओगे ना, आई डॉक्टर के पास, उसको बोलोगे कि सर मेरा चश्मा बहुत ज्यादा है ना, 3-4 नंबर का चश्मा हो गया मेरा बहुत ज्यादा। किसी का है वैसे, किसी का जो नंबर है ज्यादा है? कितना है शिखा? यस सर। सर 3.5 माइनस में और एक में -4 है। हाँ देखो, काफी ज्यादा नंबर है। तो तुम्हें पता है लेसिक से हट सकता है ये, बिल्कुल मस्त एकदम 0.5 हो जाएगा तुम्हारा। जिसका भी नंबर है ना 3-4 के ऊपर, वो बाद में है ना खुद का इलाज करवा लेना। इलाज मतलब ये सर्जरी वगैरह करवा लेना बाद में, है ना। अब तो सेफ बना दिया इनको काफी। पहले तो क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती थी ये, और बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी रिस्की भी होती थी, है ना। मूवी में देखा था। अच्छा, हाँ तो इसको लेसिक ही बोलते हैं। जो सर्जरी होगी ना तुम्हारी, जिससे तुम्हारा चश्मा हट जाएगा, उसको लेसिक बोलते हैं। तो यूवी रेज यूज होती है उसमें। याद रह जाएगा मेरे ख्याल से ये अब तुम्हें, डिस्कशन के बाद, है ना। ठीक है, तो यूजेस हो गए इसके, आई सर्जरी वगैरह में हो गए, वाटर प्योरीफायर्स वगैरह में भी होते हैं यूज, उसको भी यूज कर सकते हो आप। वाटर प्योरीफायर्स, है ना, देखा होगा, एड वगैरह देखा होगा ना तुमने। अरे एड वगैरह देखा होगा ना, ये है कैंट आर ओ, इसमें है यूवी रेज ऐसे करके। ठीक है, तो इसका भी यूज करते हैं ये लोग। तो कुछ 2-3 यूज आपको बेसिकली याद रहने चाहिए, काफी है, ज्यादा कोई पूछने वाला है भी नहीं आप लोगों से। आगे चलते हैं, गामा रेज की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को, एक मैंने एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करी हुई है, क्या लगता है, क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? अरे आवाज आ रही है मेरी बेटा? क्लास में हो यस सर। तो जवाब तो दो। Yes. क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा है? यस सर। Yes. हाँ, तो ये गामा ब्लास्ट है बेसिकली। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कोई थॉर वगैरह आने वाला। सर वॉइस नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल बच्चों? आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर, स्क्रीन यस विजिबल सर। नहीं है यस सर अब। सर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, आई गॉट ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम द मीटिंग आई गेस। कोई बात नहीं, फिर से प्रेजेंट कर देते हैं। आई डोंट नो एकदम से कैसे हुआ ये। लास्ट क्या सुना था तुम लोगों ने? थॉर। अच्छा, थॉर नहीं किया है फिर, ये लगता है कुछ तो भाई हुआ है। थॉर का नाम लेते ही मतलब मेरी स्क्रीन ही चली गई, गजब। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे भाई, कि कोई सुपर हीरो नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो है एक पिक्चर है जिसमें कि गामा ब्लास्ट दिखाया जा रहा है, बहुत सारी गामा रेज एक्यूमुलेट होके, अगर बेसिकली आप देख पाओ तो वो ऐसा कुछ दिखेगा ना। ये जो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं ना, नासा वगैरह के पास है ना, सुना होगा तुमने, हबल वगैरह, यस। सुना है? उन यस लोगों ने सर। कैप्चर करी थी ये, है ना, शानदार फोटो, शानदार पिक्चर है ना, ये उन लोगों ने कैप्चर करी थी। आई गेस फिर से चला गया, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर आप। यस यस सर। सर। सर ओके, स्क्रीन विजिबल है। आई गेस स्क्रीन विजिबल है ना। यस सर। यस सर। कौन सी मूवी है? मूवी का यस पार्ट सर। नहीं है ये। इसको लग रहा है कि मैं मूवी की बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअल फोटो है, हबल टेलीस्कोप से ली हुई फोटो है ये।
गामा ब्लास्ट की। किसकी फोटो है ये? गामा ब्लास्ट। गामा गामा ब्लास्ट। ब्लास्ट। हाँ, इट्स अ स्नैप ऑफ गामा ब्लास्ट। ठीक है, इसमें ना गामा रेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आपको बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर विजुअली अगर आप देखो इसको, तो वो कैसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो गामा रेस की बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। गामा रेस के बारे में बात करते हैं, पहले तो थोड़ा बहुत समझते हैं कि गामा रेस कौन सी बैंडविड्थ में ऑपरेट करती हैं, है ना। या फिर गामा रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर उसका यूज वगैरह कुछ हो सकता है, तो ये सब बात करते हैं। तो अपर फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है ईएम वेव्स के स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, है ना, जो कि जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻14 मीटर के अराउंड होगी, उस रेंज में आपकी गामा रेज लाई करती है ना। उसको लिख भी लेते हैं, 10 to 14, 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, इसकी रेंज में आपकी बेसिकली जो है गामा रेज लाई करती है ना। क्या अगेन क्या चीज है ये? वेवलेंथ। ठीक है, हाँ भाई। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है ये प्रोड्यूस कब कैसे होती है उसकी बात कर रहे थे हम। तो ये प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से, है ना। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से भी ये बेसिकली एमिट हो सकती है, पर बेसिकली जो मेनली होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है ये, है ना। इतना आसान नहीं है इनको प्रोड्यूस करना। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है उनसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसलिए जो गामा होती है वो बेसिकली आपको मतलब इतनी ज्यादा आप सुनोगे नहीं इसके बारे में, क्योंकि ये जो इसका यूज भी होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों में होता है। जैसे कि मेडिसिन में भी जो इसका यूज होता है वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में होता है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ठीक है, तो बस इतना याद रख लेना, आई गेस काफी है। 10⁻³ नैनोमीटर से छोटा होता है। न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डीके जो है उससे आपका प्रोडक्शन किया जा सकता है इसका। बाकी और सब जितने भी पड़े, इंफ्रारेड बची हुई है। हाँ, इंफ्रारेड, देयर इज वन लेफ्ट, इंफ्रारेड, यस। जो अभी तक पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ पूछना है क्या किसी को? बच्चों, आर यू देयर? नो सर। नहीं? नो। यस सर। ठीक है। Infrared waves are produced by hot bodies and molecules. Basically, infrared is all about मतलब बेसिकली हीट, है ना। थर्मल रेडिएशंस में भी इसको मतलब काउंट करते हैं इसका। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं आपकी वो आपकी हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती हैं। इसका इवन जो बैंड होता है वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है काफी ज्यादा। वेवलेंथ भी कम होती है एंड फ्रीक्वेंसी भी लो होती है इसकी, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम के आसपास, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे दिख रहा है आपको इंफ्रारेड जस्ट विजिबल लाइट के जस्ट पास में है ना। यस सर। यप, तो इसकी हम रेंज लिख लेते हैं। इसकी रेंज लिख लेते हैं वेवलेंथ की। इसकी रेंज हो जाएगी आपकी यूवी रेज, और उसके बाद इंफ्रा रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड। हाँ, तो इसकी रेंज हो जाएगी आपकी 1 mm के अराउंड से स्टार्ट होती है और 700 नैनोमीटर तक जाती है। 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर तो पता है ना? यस यस सर। ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन की, तो कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाओगे थोड़ी। अब जैसे कि वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो गए, एटम्स हो गए, उनके वाइब्रेशन से बेसिकली इंफ्रारेड प्रोड्यूस होती है ना। लिख भी देते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशंस, ऑफ molecules, atoms,
ठीक है, थोड़ी और अगर इसके बारे में बात करें तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो फिजिकल थेरेपी में भी काम आती हैं। इंफ्रारेड लैंप्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज रिटन दैट इट दे आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी। कुछ पूछ रहा है क्या? किसी ने हैंड रेज किया है? किसी को कुछ पूछना है? क्या बातें हो रही है भाई तुम लोगों नो की? सर। IR ब्लास्टर्स इन फोन, IR ब्लास्टर्स, अच्छा सही है। तो क्या बात कर रहे थे हम? इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो बेसिकली अर्थ का जो है टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए भी होती है। अर्थ की जो वार्मथ होती है ना, एवरेज टेम्परेचर जो होता है, किसके हेल्प से? ग्रीन हाउस इफेक्ट के हेल्प से, राइट। तो यही कुछ बातें हैं, ज्यादा कुछ डेप्थ में आपसे सवाल जवाब इसमें पूछेगा भी नहीं कोई भी, है ना। वैसे अगर इंडिविजुअली आप इनके बारे में बात करो तो बहुत कुछ है बात करने को, जैसे कि ये रेडिएशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा ट्रैप की जाती है। वो लोग ग्रीन हाउस गैसेस को मतलब काफी ऑर्केस्ट्रेटी इस तरह से करते हैं कि ट्रैप कर सके इन रेडिएशंस को, है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये यूज किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, ये तो पता है ना सबको? यस सर। ठीक है। सर। हाँ बोलो। अच्छा यस सर बोल रहे हो, ओके ठीक है। तो आई गेस इतना काफी है। मेनली तो इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है। ये जो रेंज है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, यूज वगैरह पे क्वेश्चन आ सकता है ना, कि कैसे मतलब ट्रैप किया जाता है IR रेडिएशंस को, ये भी पूछ सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस की हेल्प लगती है इसके लिए, है ना। फिजिकल थेरेपी वगैरह में यूज आता है आपका इंफ्रारेड, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूछ सकते हैं आपसे बेसिकली। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं यार, इतना ही है आपका स्पेक्ट्रम। तो किसी को स्पेक्ट्रम में कुछ पूछना है क्या? नो सर। ज्यादा नो स्ट्रेच सर। करने की जरूरत है नहीं हमें। जहां से क्वेश्चंस आते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, सॉल्व करो इसको। देखते हैं कि पुरानी क्लासेस के जो क्वेश्चंस थे उनको रिवाइज किया नहीं किया तुम लोगों ने। काफी इजी सवाल है। बस इसमें है क्या कि आपको बताना है कॉम्बिनेशन जो होगा वो किसका किस इन दोनों में से किसका कॉम्बिनेशन जो है वो जेड डायरेक्शन में EM वेव्स का प्रोपगेशन दिखाएगा। क्या बात है, इतनी जल्दी आंसर, नाइस। पहले से किया हुआ है क्या प्रिंस? करो करो सॉल्व करो। फर्स्ट वाला तो शायद ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, E क्रॉस B आपका जेड डायरेक्शन में कब होगा? जब आपका आंसर K कैप में आएगा। सही बात है, एम आई राइट? यस यस सर। सर। है ना। E क्रॉस B जेड डायरेक्शन में है, मतलब यानी कि आपका आंसर K कैप में आ रहा है। तो आपको तीनों ट्राई करने हैं कि भाई कौन सी चीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली E और B का, वो आपका K कैप में दे रहा है। तो मैं आपको आप ट्राई कर लेना इंडिविजुअली। मैं आपको बी सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियरली वी कैन सी E.B=0, सो ये तो वर्क करेगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन जो है आपका, उसको ट्राई करते हैं, -2j कैप -3j कैप क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप -2j कैप। तो इसका आपका आ जाएगा 2i कैप -3j कैप क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप -2j कैप। ये कर क्यों रहे हैं हम? क्योंकि हमको E क्रॉस B निकालना है ना। ये आना चाहिए बेसिकली जेड डायरेक्शन में, जो कि हमारा EM वेव का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई? ये सॉल्व किया किसी ने? 3 2 4 5 2 2 3 3 3 + 1 4 5k कैप। ठीक है,
यस सर। ठीक है, तो सही है फिर, तो यही आंसर है आपका, सेकंड ऑप्शन ही आंसर है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आप ट्राई करके देख लीजिएगा, वैसे तो जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपका वो कंफर्मेशन के लिए करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर हमने आंसर मान लो गलत कैलकुलेट कर लिया हो, इन दैट केस आप इट्स बेटर कि आप एक बार बाकी के ऑप्शन भी जो है वो कर लो, क्या कर लो, इवेल्युएट कर लो, है ना। तो किसी को डाउट है इसमें? नो सर। क्रॉस प्रोडक्ट नो निकालना सर। तो आता है ना तुम लोगों को, मतलब ऐसे तुम्हारी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डाउट है पर तुम बताना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं है? नो सर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना बच्चा? मेरे को एक बच्चे ने पूछा भी था डाउट, वो तो तुम लोग क्या है कि सवाल वाल पूछते नहीं हो ज्यादा, कई बच्चों के तो डाउट होते हैं बाद में भी, फिर वो परेशान होकर पूछ ही रहते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा होता उनको। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना सबको, आई जे के बना के। यस यस सर। सर। अरे यार, ऐसे निकालते हैं ना, है ना। तो अगर यस एक सर। आई वाला यहाँ पे जैसे कि आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2, और ये आ जाएगा 3। जे में क्या क्या है, -3 और -2, और के में -2। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। इसको सॉल्व करना तो आता है ना, यस सर। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली, वैसे डायरेक्टली भी तरीका होता है पर ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लिया करो, पर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही छोड़ दो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़े मैथ्स के टूल्स जो हैं वो पढ़ लो, काम आते हैं। आगे चलें, पीवाई क्यू यस करते यस हैं, सर। सर। यस। सिंपल सा पीवाई क्यू करते हैं। चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से सॉल्व करके। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवल करी फ्री स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है साइनसोइडली, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी 2 × 10⁻⁻⁰ हर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यानी कि आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है ना 48, हाँ, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 48। अरे ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। 48 आ जाएगी, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी बी नॉट पूछ रहा है, अरे वाह, तो इजी हो सर गया, ऑप्शन तो काफी इजी हो गया। क्या आंसर आ रहा है? सर बी। ओके, वेरी गुड। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला होता है? बी नॉट होता है आपका क्या, ई नॉट अपॉन सी, राइट, यस सर। है ना। ई नॉट आपको यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है, कुछ भी मेहनत नहीं करा रहा, बाकी जितनी भी काम की चीजें हैं, मतलब जो बाकी चीजें हैं वो काम की ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, क्या करें फ्रीक्वेंसी का, यूज ही नहीं है हमारे, हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी हमें क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे दिया 48, ई नॉट की वैल्यू दे दी। एम्पलीट्यूड होता है ना भाई, ई नॉट और बी नॉट बताया था ना, याद आ रहा यस है ना। सर। ठीक है, और सी की वैल्यू तो सबको पता ही है, यस सर। 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। सॉल्व करा है इसको, कितना आया? बी 16 ऑप्शन। बी into ऑप्शन। 10⁻⁻8। अरे बेटा 1.6 × 10⁻⁷ आएगा, ये 3 से 48 कटेगा यस सर। 16 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा -8 बनेगा, लेकिन ये 1.6 में आंसर दे रखा है तो इसलिए 10⁻⁷ आएगा, बी ऑप्शन। हो गया, यस सर। यस सर। इजी, इजी है तो, है ना। आगे चले, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। आगे चलते हैं। नो सर। मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है आपको 3 × 10⁻⁻⁻, कॉस, देन आपको कॉस का एंगल दे रखा है, फेज दे रखा है पूरा, यानी आपको 1.6 × 10⁻³ x + 48 × 10⁻10 t दे रखा है ना। तो अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो इसमें, तो आपको वैल्यूज दे रखी है k और ओमेगा की, है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है आपसे
एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, निकाल सकते हो क्या? ओके, मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है लगता है। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। अरे मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है, मुझे लग रहा है तुम अगले सीन पे हो। रुको रुको। ओके, आप लोग इसी स्क्रीन पे हैं अभी। ओके, ये दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। म्यू नॉट, परमेबिलिटी म्यू नॉट दे रखी है, परमिटिविटी ई नॉट दे रखी है। ये वाले क्वेश्चन पे हो ना तुम लोग? यस सर। अच्छा Yes, अच्छा, sir. मैं आगे बढ़ गया था, मैं दूसरा क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ। बोलो तो सही यार कि सर आप जो बोल रहे हो क्वेश्चन अलग है। स्क्रीन स्टक हो गई थी एक्चुअली। चलिए, नो प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये एक्सप्लेन करना है। सर इसका सी है। सर एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको किसका? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो म्यू नॉट और ई नॉट तो सबको पता है क्या होती है, परमिबिलिटी और परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। यस ठीक, सर। तो आपको रेशियो पूछ रहा है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का। ये तो हमने पढ़ा हुआ है बच्चा, है तो फॉर्मूला वाइज पढ़ा हुआ है हमने डायरेक्ट। याद आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा? फॉर्मूला पढ़ा था ना, बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन सी होता है। यस यस सर। देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी जस्ट पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया है, बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन सी, राइट? है ना? तो बी नॉट अपॉन ई नॉट क्या हो जाएगा? 1/c हो जाएगा। Yes, Am I sir. यस यस सर। की वैल्यू तुम्हें मैंने बताई हुई है क्या होती है? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। ये पढ़ा था हमने, यस सर। Yes, ये वाला, यस sir. सर। है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ये तुमसे पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है तुमसे? ये क्वेश्चन पढ़ो। ये तुमसे रेशियो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यही तो पूछ रहा है। बी नॉट अपॉन ई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। एम आई राइट? Yes, sir. अब बताओ आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1/c होगा इसका आंसर, राइट? Yes, sir. 1/c, है ना? यस सर। अगर Yes, ऑप्शंस sir. में, अगर ऑप्शंस में लिखा हुआ होता अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला आंसर सही होता क्या? Yes, sir. है ना? ये वाला ऑप्शन भी सही होता, है ना? फिर एक से ज्यादा होते या तो सही, या फिर ये वाला दिया हुआ होता, 1/c नहीं दिया होता। ठीक है, एक ही बात है ना, क्योंकि 1/c की वैल्यू तो है ही। अरे कंफ्यूजिंग तो नहीं है इसमें? कुछ कंफ्यूजन तो नो सर। है ना? No, sir. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन करते हैं। Capacitor of a capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V equals to V naught sin omega t। बेसिकली एक सिंपल सा AC सोर्स का आपको दे रखा है वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अरे वाह, डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन आ गया। करो करो, लेट्स सॉल्व दिस वन। देखते हैं कितना याद आ रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय निकलता है तुम लोग थोड़ा ऐसे डाउन डाउन हो जाते हो, ऐसा तो नहीं है? थक जाते हो क्या? नो सर। चलो बेस्ट है फिर तो। प्रिंस के पास तो काफी एनर्जी है भाई, मुझे लग रहा है थॉर ने ट्रांसफर करी है। मुस्कान का आंसर भी आ गया, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है हमको, है ना? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, डू नॉट वरी, डू नॉट हरी, है ना? सॉल्व करो, आंसर बताओ। Q इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? चार्ज फ्लोन ऑन द कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। क्या होता है? CV होता है क्या? यस सर। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट का यूज करके कर लेंगे हम इसको सॉल्व, क्योंकि हमें आईडी निकालना है। मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, इट्स गुड। लेट्स सी कि आपका आंसर सही है या गलत है ना? बट ठीक है, आपने सॉल्व किया है तो आई अप्रिशिएट दैट। लेट्स फाइंड आउट। हाँ भाई,
तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का, है ना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो चीजें हमें पता है उसके बारे में, जैसे कि डी क्यू बाई डी टी करंट होता है, राइट। यस सर। कंडक्शन करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी इसके बराबर ही होता है ना। तो क्या लिखेंगे, डी इक्वल्स टू, सॉरी, डी ऑफ सी वी अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे। क्यू की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, सी वी रख दिया, राइट। सी बाहर आ जाएगा क्या, यस सर। यस सर। कैपेसिटेंस जो है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर लेना पड़ेगा, अंदर बचेगा डीवी अपॉन डी टी। अब मुझे बताओ, v की जगह v नॉट साइन ओमेगा टी रखूंगा ना मैं, यस यस सर। सर। है ना। रख दो इसको, कितना हो जाएगा ये, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू सी टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ v नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। हाँ भाई, सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको हम, Yes. Yes. कितना आ जाएगा, साइन साइन थीटा का करना पड़ेगा पहले तो, और थीटा की जगह अगर हमको पता है कि अगर कुछ और होता है, जैसे कि साइन के इंटू टी होता है, तो सबसे पहले तो आपको बाहर के लेना पड़ता है, फिर आप साइन वाली चीज का क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, राइट। कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ता है ना पहले तो ये सी ओमेगा हो जाएगा बाहर, एम आई राइट, यस सर। है ना। सी ओमेगा और वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। इज दिस करेक्ट, समझ में आया ये। Yes, sir. ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट हम dq बाई dt ले सकते हैं, अरे IC और ID तो बराबर होता है ना, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है यस सर। यस सर। ना। बैटरी जब भी कनेक्टेड होगी, जब भी चार्ज स्टोर होना चालू हो जाएगा, तब हमारा IC ID के बराबर होगा, तो जो ID हो जाएगा सेम, C ओमेगा V नॉट कॉस ओमेगा टी। हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। फर्स्ट। कोई डाउट, नो सर। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या बच्चों, इस वाले में, आई श्योर। Yes, sir. यस चलें? सर। Yes. ओके, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ EM waves is of the order of 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। अब स्पेक्ट्रम, कौन से स्पेक्ट्रम में ये लाई करता है, ये कैसे निकाल पाएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया अगर किसी को आ रहा है तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं तो बताऊंगा ही। क्या लगता है, दिमाग चलाओ, क्या निकाल सकते हैं इससे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये कौन से स्पेक्ट्रम में आता है। नो आइडिया बेटा, स्पेक्ट्रम क्या बताया था मैंने, कैसे बताया था आपको, रेंज बता रहा था मैं सब चीजों की, याद आ रहा है। यस सर। Yes, sir. नहीं करता कि तुम आंसर बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अभी याद नहीं हुए हैं, है ना। अभी आपको याद भी नहीं हुए हैं कि कौन से स्पेक्ट्रम में कौन सा आता है, आपको रेंज अभी याद नहीं हुई है, वो आप बाद में रिवाइज करेंगे तो हो जाएगी याद। लेकिन इतना तो बता सकते हो ना कि सर आप लैम्डा अगर निकाल दोगे तो उसके थ्रू हम बता सकते हैं, है ना। अगर आप वेवलेंथ निकाल के बता दोगे तो उसके थ्रू हम बता सकते हैं, राइट, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी। यस सर। लेकिन बेसिकली तो आपको वेवलेंथ ही निकालनी पड़ेगी ना, अधिकतर तो आप सबका आपको वेवलेंथ वाइज ही बताया था मैंने, रेंज जो था, है ना। अच्छा, इसकी टेबल भी एक मॉड्यूल में टेबल है, ठीक है, तो वो टेबल याद कर लेना सब, ठीक है। वो मतलब याद कराने वाली चीज है, तो मैंने इसलिए उसको अभी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया है, बट डेफिनेटली मॉड्यूल सबके पास है इसका, EM वेव का। यस सर। तो मैं एक बार शेयर, और अगर नहीं भी है तो वैसे आपको शीट में मिल जाएगा। तो उसमें एक टेबल है जिसमें ना वेवलेंथ वाइज सबका रेंज दे रखा है, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, आज पढ़ भी चुके हैं हम। पर उस टेबल को एक बार है ना बना के देख लेना, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, अपनी नोटबुक में बना के देख लेना, तो क्या है, उससे याद हो जाएगा आपको कि किस वेवलेंथ पे कौन सी EM वेव जो है वो लाई करती है, ठीक है। सॉल्व करें इसको। यस सर। Yes, sir. Yes. कुछ फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि E होता है H न्यू के बराबर या HC अपॉन लैम्डा के बराबर, ये पढ़ा हुआ है।
अगर Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. ये हेल्प के थ्रू हम निकाल पाएंगे क्योंकि एनर्जी दे रखी है बेटा 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये दे रखी है, तो लैम्डा निकालना है बेसिकली हमें। कैसे निकालेंगे भाई? Hc/E, करेक्ट है Yes, ना? sir. H की वैल्यू पता है किसी को? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ये। 6 पॉइंट की होती है सर। हाँ, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ये होती है आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इट्स ओके, लेकिन सी की वैल्यू तो पता होगी। बेटा सी की वैल्यू तो पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि पहले तो इसको 15 इंटू 10⁻³ में लिखो। 15 इंटू 10⁻³ में लिखो, किलो है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, वन इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट में लिखना था हमको एनर्जी की, समझो 1 वोल्ट में लिखना था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको लिखा गया, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू? 1.6 इंटू 1.6 10 into 10 raised to 19. power minus 19. वेरी गुड। बस अब तो कुछ नहीं है यार, सॉल्व कर दो। बहुत सारी मैथ्स कर रहे हो तुम आजकल वैसे भी, है ना? तो इसका वैल्यू बता देता हूँ, चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका वैल्यू आएगा 0.828 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में आती है ये। तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्स रेज। 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में अगर आपका लाई कर रहा है कोई ईएम वेव, तो वो कौन सा होगा बच्चों? एक्स रेज। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। अब मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है, इट्स ओके, बट धीरे धीरे पढ़ोगे ना, एक बार रिवाइज करोगे, टेबल बनाओगे तो याद हो जाएगा। लेकिन ये जो सोल्यूशन है वो समझ में आया क्या? बेटा Yes, खाना sir. बोलना पड़ेगा, Yes, sir. है ना? समझ में आया ना? तो ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसको टैकल कैसे करना है? पहले तो थोड़ा बहुत ये याद होना चाहिए कि रेंज क्या है इन सब की, और फिर उसके बाद आप ये फॉर्मूला वगैरह का यूज कर सकते हो वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक है, चलो यार काफी टाइम हो गया, मुझे लग रहा है तुम लोग सोने वाले हो, अब यहीं सो जाओगे। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या एक ही क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ले लो। वैसे तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे को डिस्कस करने में कोई जरूरत है नहीं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज की। अगेन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको वेवलेंथ याद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन जो मेन बात है वो सुन के जाओ। स्क्रीन चली गई है, मैं वापस से प्रेजेंट कर रहा हूँ, निकलना मत अभी। कुछ होमवर्क है वो मुझे आपको देना है, उसके बाद आप चले जाना। बात समझ में आई? क्लास लीव नहीं करनी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? Yes, sir. दिख रही है अब। Yes, sir. ओके, हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम? आज आपका ईएम वेव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे पहली बात तो। अगली बात, करना क्या क्या है, होमवर्क क्या है? तो सबसे पहले तो ईएम वेव्स के पीवाईक्यूज ट्राई करो सारे। ठीक है, जो टेबल मैंने बोला याद करने के लिए, वो टेबल याद करना, वेवलेंथ वाली मॉड्यूल में मिल जाएगी सबको। नहीं मिलती है तो मुझे बताना, मैं अलग से शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट में दूंगा बाद में, जब आपका ये काम पूरा हो जाएगा तो आपको वो असाइनमेंट करना है, लेकिन फर्स्ट टास्क ये दोनों। ठीक है, पीवाईक्यूज आपके सारे होने चाहिए, वेवलेंथ की टेबल याद करनी है। अच्छा, इसके अलावा मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। अगर ये दोनों हो जाते हैं काम, ये दोनों काम हो जाता है, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, इतना काफी है। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. हाँ, हिम्मत बोलो। सर माइनस जे प्लस पी क्रॉस प्लस पी की वैल्यू कितनी होती है?
ये उसी वाले क्वेश्चन पे अटके हुए हो क्या आप? यस सर। बेटा वो मैंने आपको बताया तो था कि उससे सॉल्व हो जाएगा, डिटर्मिनेंट से। करा था ट्राई? सर किया था मैंने सर, मेरा 0 आ रहा है। क्या जीरो आ रहा है? सर आई भी 0 आ रहा है, मतलब 2i नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा 2i नहीं आ रहा है। तुमने माइनस साइन नहीं लगाया होगा या तो बीच में। -1 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, -j+k ले रहे हो तुम, एक तो एक तुम ले रहे होगे -j-k था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना? सर एक -1 और -1 है, एक -1 और +1 है। एक -1 और +1 है, और एक -1 और -1 है। यस सर, तो -1 और -1 को करेंगे तो +1 आएगा, प्लस बेटा -1 और हाँ, +1 को करेंगे तो -1 आएगा, तो 0 नहीं हो जाएगा? बीच में माइनस कौन लगाएगा? बीच में माइनस लगाते हैं। पहले वाले में प्लस आता है, दूसरे वाले में माइनस आता है। i j k 3 चलते हैं ना? यस सर। i j k 3 चलते हैं ना, तो लास्ट वाले में माइनस आता है बीच में। तो -1 और -1 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। बीच में आया माइनस, और उसके बाद 1 इंटू -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 बनेगा वो, इसलिए 2i कह पा रहा है। पास ऑन में आई? ओके सर, हो गया, डिटर्मिनेंट क्लियर से हो गया। क्वेश्चन एक बार देखना, बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ उसमें ना, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का कोई भी एग्जांपल देख लेना, ठीक है? वो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है फिर भी, तो फिर मैं आपको कुछ अलग क्वेश्चन से के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क कर लेना। बाय सर। बाय बेटा।